बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब ने मुबारकबाद दी है नए आने वाले आर्मी चीफ को और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ को। इमरान खान साहब ने कैसे कहा और क्या कहा, ज़रा ये सुने। लेकिन अच्छी बात और अलग बात यह है कि इमरान खान साहब ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो हम सब के कायद हैं और पूरे पाकिस्तान के मुत्तफ़िक का लीडर हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो एक ख़िताब था, जो उनके अल्फाज थे, वो साथ में शेयर किए पाकिस्तान की अफवाज के लिए, और ये बड़ा ज़बरदस्त है। इमरान खान साहब ने कहा कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मनसब संभालने पर जनरल साहिल शमशाद मिर्ज़ा और जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद है कि नई अस्करी क़यादत मिल्लत और रियासत के माबैन गुज़िश्ता 8 माह में जन्म लेने वाले एतमाद के फुकतान के ख़ात्मे की सबील करेगी और कुव्वत रियासत अवाम ही से कशीद की जाती है, यानी अवाम से ही जो है वो ताकत होती है रियासत की। फिर इमरान खान साहब ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो अल्फाज ट्वीट किए अंग्रेज़ी में, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उनका तर्जुमा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि मत भूलें कि मुसल्लह अफवाज कौम की मुलाजिम हैं। आप कौम की पॉलिसी नहीं बनाते, पॉलिसियाँ बनाना सिविलियंस का काम है और आप वही काम करें जो आपके सपुर्द किया गया हो। कायद आज़म के अल्फाज हैं, ज़रा मैं ऊंची बोल रहा हूँ ताकि अगर किसी के कान में मैल है तो वो ज़रा मैल निकाल के सुन ले अच्छी तरह। फिर दोबारा सुनाता हूँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मत भूलें, वैसे आप में से सबके दफातर में उनकी तस्वीर लगी हुई होती हैं, तो इसलिए ज़रा उनकी तरफ देखें और गौर से मेरे अल्फाज सुने और सोचें कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा था कि मत भूलें कि मुसल्लह अफवाज कौम की मुलाजिम हैं। आप कौम की पॉलिसी नहीं बनाते, पॉलिसियां बनाना सिविलियंस का काम है और आप वही काम करें जो आपके सपुर्द किया गया हो या आपकी ड्यूटी लगाई गई हो। तो ये एक अच्छी बात है कि इमरान खान साहब ने ये किया, उसके ऊपर उनको कायम रहना होगा। इमरान खान साहब ने बहुत कुछ सीखा है इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। कम से कम ये तो सीखा है कि एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे से इस मुल्क को छुड़ाना है। ये बातें नवाज शरीफ ने भी कहा था, मैंने सीख ली हैं, लेकिन हमने बाद में देखा कि उनकी पार्टी ने, उनकी बेटी ने, उनके दामाद ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके भाई ने, सब ने बूट पॉलिश करना शुरू कर दिए और इतने बूट पॉलिश किए कि अब नया वाला बूट भी पॉलिश कर रहे हैं। पुराना बूट पॉलिश कर करके घिसा दिया और उसके बाद अब नया बूट भी पॉलिश कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने लगता है कुछ नहीं सीखा। जरदारी साहब एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। यानी पीपल्स पार्टी की तो हालत ये हो गई है कि फिर भी शहबाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद अपना बंदा तो वापस बुला लिया ना। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, शहबाज शरीफ साहब ने वापस बुला लिया उनको, इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। लेकिन अगर आप आसिफ अली जरदारी को देखें या बिलावल को देखें तो उन्होंने मुस्तफ़ा नवाज खोकर जिसने स्टैंड लिया उसको फारग ही कर दिया पार्टी से, सेनेटरशिप से, हर जगह से, वापस नहीं लिया अपना बंदा। तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ये सारे इस वक्त बी टीम बने हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट की। तो इमरान खान साहब ऐसे मौके पर अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है और इसका फायदा पब्लिक में इमरान खान साहब को हो रहा है। कैसे हो रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट क्या कहती है, जरा सुने आप। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं और इन अदाद-ओ-शुमार के ऊपर एक मुफस्सल रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि 12 जमातों पर मुश्तमिल जो हुकूमती इत्तेहाद है, ये 12 जमातें तो एक अलग है ना, जो पहले से पीडीएम में चल रही हैं, पीपल्स पार्टी शामिल करें, जो नई जमातें आई हैं वो भी शामिल करें, तो ये कुछ 16 जमातें प्लस एस्टेब्लिशमेंट प्लस पाकिस्तान का 95% मीडिया बनता है। लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन है वो ये सारा कुछ नहीं लिख सकता। वो नहीं लिख सकता कि इसके अंदर वो शामिल कर दे इलेक्शन कमीशन को भी, वो शामिल कर दे एस्टेब्लिशमेंट को भी, वो शामिल कर दे पाकिस्तान के 95% मीडिया को भी, माफियाज को भी, तो वो ये नहीं कर सकता। लेकिन जो उन्होंने जो कहा वो बता देता हूँ कि 12 जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद अपनी मकबूलियत खोने लगा है, जबकि पीटीआई की मकबूलियत इसकी हुकूमत के खात्मे के बाद से मुसलसल लगातार बढ़ती चली जा रही है। इलेक्शन कमीशन की जारी दस्तावेजात के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के क़याम के बाद मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों की मजमूई तौर पर 36 नशस्तों पर इंतखाबात हुए। एक नशस्त ऐसी थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिस्सा नहीं लिया। 35 पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा और 27 पर उन्होंने कामयाबी हासिल की और इस कामयाबी का तनासुब 75% है। यानी इमरान खान साहब 75% इलेक्शन जीते हैं इस वक्त पाकिस्तान में। अगर आप वोटों की तादाद देखें तो अकेले इमरान खान ने जो वोट लिए हैं रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक,
वो 18,59,322 वोट हैं, जबकि 12 जमातों ने मिलकर इमरान खान के खिलाफ जो मिलकर वोट लिए हैं 36 हल्कों में, और इसमें वो हल्का भी है जिसमें इमरान खान साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ा, वो वोट शामिल कर रहा हूं मैं, तो वो सारे वोट मिलाकर 15,98,391 बनते हैं। सारे मिलकर इमरान खान से कम वोट ले रहे हैं और इमरान खान अकेले उनसे काफ़ी ज़्यादा वोट ले रहे हैं। इस दौरान कौमी असम्बली की 12 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिनमें से 11 पर पीटीआई ने हिस्सा लिया। उनमें से 9 पीटीआई ने जीत ली, 2 पीपल्स पार्टी ने जीत ली। नून लीग कौमी असम्बली की एक सीट भी नहीं जीत सकी। यानी 12 पे इलेक्शन हुआ, 11 में पीटीआई लड़ी और नून लीग ने 12 के 12 के अंदर अपना जोर लगाया, लेकिन नून लीग एक भी नहीं जीत सकी। 2 पीपल्स पार्टी जीती है, जिनमें एक मुल्तान वाली सीट वो जीते हैं नून लीग की और सारी जमातों से मिलकर, और वो जेन्युइन इलेक्शन वो जीते हैं शाह महमूद कुरैशी की बेटी से। लेकिन जो कराची में वो इलेक्शन जीते हैं वो धांधली से जीते हैं, झुड़लू फेर कर जीते हैं, वरना वो भी फारिग था। तो इमरान खान अकेले ही जीतते चले जा रहे हैं। नून लीग कौमी असम्बली की एक भी नशिस्त हासिल नहीं कर सकी। पंजाब असम्बली में 23 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, जिनमें से 20 एक साथ हुए थे और 3 अलग हुए हैं। उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा नशिस्तें जीती हैं, यानी 23 में से 17 हल्कों पर पीटीआई ने इलेक्शन जीता है और 2 के ऊपर बड़ी शदीद धांधली हुई थी रावलपिंडी और लाहौर वाली सीट पे, वरना पीटीआई की 19 नशिस्तें पक्की थी। चलें 17 पर जो है वो पीटीआई ने इलेक्शन जीता है, 1 के ऊपर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीता है और सिर्फ 5 सीटें जो है वो नून लीग जीती है। ये हालत होगी नून लीग की, और 5 में से 2 को शदीद धांधली के बाद जीता है। तो अगर 23 में से 3 नशिस्तें नून लीग जीतती है बगैर धांधली के, और चलें धांधली के साथ भी मिला लें तो 5 जीतती है, तो ये तो 20% भी नहीं बनता। तो इमरान खान साहब ने यहां पे भी लगभग 75% कामयाबी हासिल की है। तो हुक्मरान इत्तेहाद की नींदें उड़ गई हैं, और ऐसे माहौल के अंदर बजाय इसके कि इमरान खान साहब एक कदम पीछे हटें, वो कई कदम आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आइंदा इंतखाबात में देरीना कारकुनों को मैदान में उतारेंगे। ये इमरान खान साहब ने ऐलान किया है, और उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में जो बानी अरकान हैं उनको लेकर आऊँगा, और जो देरीना अरकान हैं, तगड़े हमारे कारकुन हैं, उनको हम टिकट ज़रूर देंगे। जमान पार्क में उन्होंने तंजीम से बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने अब पंजाब में इलेक्शन लड़ने के लिए बोर्ड बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है इमरान खान साहब ने। मिसाल के तौर पे आपके सामने मैं एक ट्वीट रख देता हूं, मुगीस अली जर्नलिस्ट है, उनका ट्वीट है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला, इमरान खान की हदायत पर आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़, पंजाब की कौमी और सूबाई असम्बलियों के टिकट के लिए पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील का काम शुरू कर दिया गया। यही पीटीआई को ऑलरेडी पता है कि सूबे में और वफाक में किस किस को हमने टिकट देना है, तो पंजाब के ऊपर काम शुरू कर दिया है। केपी में उनका पहले ही बहुत काम हो चुका है, सिंध के अंदर उनको अभी काम करना होगा आने वाले दिनों में, लेकिन पंजाब और केपी की तैयारी अगर कर ली तो फिर ज़्यादा आसान रहेगा सिंध में और बलूचिस्तान में जाकर इलेक्शन लड़ना। इस वक्त वाहिद लीडर इमरान खान है जो इस वक्त इलेक्शन की सोच रहे हैं और इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। किसी और के दिमाग में अभी तक इलेक्शन आया भी नहीं। शहबाज शरीफ और कई मुल्ज़िमान जो हैं नैब के, मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता देता हूँ, बहुत सारों के केसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, लगातार ख़त्म होते चले जा रहे हैं। अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया है कि 50 करोड़ से कम नैब केसेस में गिरफ्तार मुल्ज़िमान की रिहाई दे दी जाए। यानी जो 50 करोड़ से कम की जिसने करप्शन की है, 49 करोड़ की है, 48 करोड़ की है, उसको बिल्कुल पकड़ा नहीं जाएगा, उसको छूट होनी चाहिए, उसको छोड़ दिया जाएगा। जिसने इससे ज़्यादा करप्शन की है उसको सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा। तो इसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों को पहुँचेगा और वो पहुंचना शुरू हो गया है। अदालत ने हुक्म दे दिया है कि ऐसे तमाम लोगों को जिनके ऊपर 50 करोड़ से कम की करप्शन है, नैब उनके केसेस नहीं सुन सकता, लिहाजा उनको छोड़ दिया जाए। अब कुछ और खबरें हैं वो आपको मैं बताता हूं। एक तो ये कि तहरीक अदम एतमाद और एतमाद का वोट, इन दो ऑप्शंस को एक साथ इस्तेमाल करने का फैसला किया है पीडीएम ने। शहबाज शरीफ ने मदद मांगी है आसिफ अली जरदारी से। वैसे तो उनकी 7 सीटें हैं पंजाब में, कोई औकात नहीं है इस पॉलिटिकल पार्टी की, लेकिन इसके बावजूद आसिफ अली जरदारी आपको पता है खरीदो फरोख्त की दुनिया के माहिर हैं। कोशिश करेंगे और लोगों को ख़रीद लें, उनको लालच दें, ख़रीद लें कि बाहर सेटल कर दें, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब कोई लोटा इलेक्शन लड़ नहीं सकेगा। जो लोगों ने दुर्गत बनानी है वो सबको नज़र आ रही है। तो अब इसी सेटअप को कितना खींचा जा सकता है उसके ऊपर सारे काम कर रहे हैं ताकि एनआरओ मुकम्मल हो जाए। कुछ ऐसा करें कि इमरान खान को एलिमिनेट कर दें या उनको जान से मार दें या उनको इलेक्शन से बाहर कर दें, कुछ भी करके। तो ऐसा प्लान किया जा रहा है। लेकिन एक मनसूबा इंसान बनाता है
एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनाते हैं, तो अल्लाह के मंसूबे के आगे किसी का मंसूबा ठहर नहीं सकता। ये एक अट्टल हकीकत है। अब इलेक्शन में तो जाना पड़ेगा, और उसके लिए अगर ये तहरीक-ए-दम एतमाद लेकर आते हैं तो 2 दिन के अंदर स्पीकर उड़ा के रख देंगे। वो कहेंगे ले आओ बंदे पूरे करो। तो आईनी तौर पे तहरीक-ए-दम एतमाद में बंदे पूरे हो ही नहीं सकते जब तक कि परवेज़ इलाही अपने 10 बंदों को ये लिख कर ना कहे कि यार आप लोग मेरे खिलाफ वोट डाल दें। अगर परवेज़ इलाही ने अपने 10 बंदों को लिख कर ये कहा कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद का वोट डाल दो, तो फिर तो कामयाब हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। दूसरा तरीका क्या है, एतमाद का वोट लेने के लिए परवेज़ इलाही को कहें, अगर उन्होंने ले लिया तो फिर फारिग, अगर ना ले सके तो इलेक्शन होगा, फिर जीत जाएंगे, क्योंकि हमजा शहबाज के बाद तो बंदे पूरे हो ही नहीं सकते। तो ये बड़ा क्लियर हो चुका है। अब एक ही रास्ता और बचा है, या तो परवेज़ इलाही को ले जाएं किसी तरह खींच तान के, उनका अगला इलेक्शन फारग हो जाता है, वो भी मुश्किल नज़र आता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना फैसला बदल दे। जिस फैसले में उन्होंने साफ कहा था कि जो भी फ्लोर क्रॉसिंग करेगा या अपनी पार्टी के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा, ना उसका वोट काउंट होगा और साथ ही साथ वो ना अहल भी हो जाएगा उस मुद्दत के लिए जिसके लिए वो इलेक्शन लड़के आया हुआ है। यानी बाद में ज़िमनी इलेक्शन तो लड़ सकता है, दोबारा आ सकता है, लेकिन लोटा बनने वाले का वोट कास्ट नहीं होगा। सबसे बड़ा फड्डा और प्रॉब्लम वो ये है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको तय कर दिया था। तो ये चीज़ें जो हैं, इसके बाद इमरान खान साहब फौरी तौर पे जिस तरह वो मांग रहे हैं कि फौरी तौर पे कमेटी बनाई जाए और उसके बाद जो है वो टिकट फाइनल किए जाएं, इसका मतलब है वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं इलेक्शन के, और 20 मार्च के आसपास कहीं पे आपका रमज़ान मुबारक शुरू होगा, उससे पहले कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन हो जाएं। और अगर पूरे पाकिस्तान में नहीं होते तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन भी अगर हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी इमरान खान साहब की कि वो 5 साल के लिए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अपनी हुकूमतें पक्की कर देते हैं। उसके बाद वफाकी हुकूमत का इलेक्शन होगा, कौमी असम्बली का और सिंध का और बलूचिस्तान का, तो ज़्यादा फोकस करके इमरान खान साहब उसमें जा सकेंगे। क्योंकि देखें 75 बंदे तो शहबाज शरीफ ने बांधे हुए हैं कैबिनेट के अंदर, वो 75 बंदे इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में आ ही नहीं सकते। PMLN के बड़े बड़े नाम सारे मिनिस्टर बने हुए हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े नाम सारे मिनिस्टर बने हुए हैं, वो सारे इस इलेक्शन के अंदर मैदान में नहीं उतर सकते। जब वो मैदान में नहीं उतर सकते तो उनका मुकाबला कैसे करेंगे? दूसरी तरफ PTI सारी की सारी वेली है, वो सारे ही मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, और जब वो इलेक्शन लड़ेंगे तो वो ज़्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। तो पंजाब में जीतने के बाद उनकी 2 सूबों में हुकूमत होगी, जब वो अगले इलेक्शन में उतरेंगे तो उनके जीतने के इम्कान और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बांध लिया बहुत बुरी तरह। सिर्फ एक रास्ता मुझे नज़र आता है, सिर्फ एक रास्ता नज़र आता है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो तब्दीली हुई है, जैसे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने हाथ रखा हुआ था इन एस्टेब्लिशमेंट की जो जमातें बनी हुई थी सारी PDM की, इनके सर पे जैसे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने दस्ते शफ़क़त रखा हुआ था, ऐसे ही अगर जनरल आसिम मुनीर भी इनके सर के ऊपर दस्ते शफ़क़त रख दें और इनको वो सारा कुछ प्रोवाइड करें और वो सारी सहूलियात दें जो सहूलियात इनको जनरल कमर जावेद बाजवा दे रहे थे, तो फिर तो बात बन सकती है। अदरवाइज बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब आ जाए एक और ख़बर की तरफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। एक तो मैंने आप सबसे गुजारिश की है कि अरशद शरीफ भाई के लिए, शहीद के लिए आप ख़त लिखें। हज़ारों लाखों ख़त रस्ते में हैं और वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब। महकमा माल ने अगर हमारे साथ डंडी ना मारी और अगर ये ख़त जाने दिए गए और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने दिए गए और पहुँचना शुरू हो गए हैं, ये खतूत जाकर वहाँ पर हमारी तरफ से एक दरख्वास्त करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सबसे मोतबर अदलिया के इदारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारा एक सहाफ़ी जो पाकिस्तान के लिए बात करता था, जो शोहदा के ख़ानदान से था, उसको पाकिस्तान से भागने पर मजबूर किया गया, उसको तकालीफ दी गई, उस पर झूठे मुकदमात काटे गए, फिर दूसरे मुल्क में उस पर ज़मीन तंग की गई और तीसरे मुल्क में वो शहीद हो गया। और उसके बाद जिस तरह के हालात का हमने यहाँ पे जायज़ा लिया है, तो ये साफ नज़र आ रहा है कि वो कौन था जिसने अरशद शरीफ का जीना हराम कर रखा था। तो हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को कटहरे में लाया जाए, उन लोगों को सज़ा दी जाए और आइंदा के लिए ये सिलसिला बंद होना चाहिए। तो उसके लिए अब फैक्ट फाइंडिंग का जो काम है वो हो रहा है। मेरी आज वकला से भी बात हुई है जो सारे मामले को देख रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं अगले 8-10 दिन के अंदर अंदर ये मामला एक नई सिमत में जाएगा, क्योंकि फैक्ट्स इकट्ठे हो चुके हैं, कुछ फैक्ट्स अभी इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब इसमें एक फैक्ट जो था जिसमें मैं शुरू से बात कर रहा था कि उन 50 बंदों को बुलाएं जिन्होंने हम पे पर्चे करवाए। मेरे खिलाफ 22 मुद्दई हैं, 22 आदमी ऐसे हैं पाकिस्तान में जिन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया था बगावत के, उकसाने के, गद्दारियों के और पता नहीं कौन कौन से। 22 बंदे ऐसे हैं पाकिस्तान में। 16 या 18 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अरशद शरीफ भाई के ऊपर
मुकदमात करवाए थे। कुछ 10 के करीब बंदे ऐसे हैं जिन्होंने साबिर शाकिर भाई के ऊपर करवाए थे, समी इब्राहिम साहब के ऊपर जिन्होंने करवाए थे वो भी काफ़ी सारे बंदे हैं। तो ये को 50 के करीब बंदे हैं जिन्होंने हम सहाफ़ियों के ऊपर मुद्दई बनकर मुकदमात करवाए थे। इन बंदों को बुला ले और इनसे पूछें कि कौन था जो इनको कहता था कि तुमने ये पर्चे करवाने हैं। ये लिंक सीधा वहां तक जाएगा, नहीं जाएगा तो थोड़ा सा धक्का हम लगाएंगे, हम पहुंचा देंगे, हम आपको बताएंगे कि कौन है इसके पीछे। लेकिन अरशद शरीफ के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाले तलबी के बावजूद पेश ना हुए। इंक्वायरी कमेटी ने अरशद शरीफ पर FIR दर्ज कराने वालों को तलब किया था। कमेटी ने मुतालिका सूबों के IGs को मुद्दइयों की हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत की थी। IG सिंध को, IG बलूचिस्तान को, IG पंजाब को इन लोगों को कहा गया था कि बंदे लेकर आओ जनाब। तो अब वो बंदे आए नहीं, एक भी बंदा पेश नहीं हुआ, एक भी मुद्दई नहीं आया। क्यों? कोई नशे का कारोबार करता है, कोई स्मगलिंग का कारोबार करता है, कोई फ्रॉड का कारोबार करता है, किसी का जुआ खाना है। इस तरह के 2 नंबर बंदे इकट्ठे करके हमारे ऊपर पर्चे करवाए गए थे। अब ये 2 नंबर बंदों के साथ क्या ताल्लुक है हमारी एजेंसियों का? मैं तो इस बात पे हैरान होता हूं। यानी एजेंसियों को कोई इमाम मस्जिद नहीं मिला, कोई बेहतर आदमी नहीं मिला हमारे ऊपर पर्चा करवाने के लिए। वो जितने बंदे मिले हैं वो सारा कुछ फ्रॉडिया है। कोई जो है वो बंदा जो है वो मनशियात फरोश है, कोई स्मगलर है, कोई का जुए का अड्डा है, कोई जो है वो 2 नंबर काम करता है, कोई पुलिस का डाउट है। अजीबोगरीब किस्म के बंदे, खरामा खामा को 5% बंदे होंगे जो बंदे के पुत्र होंगे, 5 बंदे भी टोटल नहीं होंगे जो ठीक बंदे होंगे। सारे क्रिमिनल से हमारे ऊपर पर्चे करवाए थे। अब कोई बंदा पेश ही नहीं हो रहा, आ ही नहीं रहा। अब अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ जो बगावत और गद्दारी समेत कई FIR दर्ज की गई थी। FIR दर्ज करने वालों में मतन का ताल्लुक जो ताल्लुक था उनका बलूचिस्तान, 5 का सिंध के साथ था, 3 का बलूचिस्तान के साथ था और 1 का इस्लामाबाद से था। ये अभी इनको बुलाया गया, ये भी नहीं आ रहे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि कैसे अब आगे आगे भाग रहे हैं वो सारे लोग जो कल पीछे लगे हुए थे। तो जुल्म जो है वो एक हद तक ही चल सकता है, इंसाफ का बोलबाला आखिर में होता है, चाहे हम जिंदा रहें या ना रहें। इंसाफ तो होगा और अल्लाह ताला इसी दुनिया में उन सबको एक्सपोज करेगा जिन्होंने ज़मीन को तंग किया मुहिब्बे वतन लोगों के लिए। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।